भर्तियों को लेकर रोजाना नए नए खुलासे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के लेटर बम, 4 लोगों की नियुक्ति करने की कही गई है बात। कांग्रेस बीजेपी पर हो चुकी है हमलावर। जोमेटो में खाने की डिलीवरी के साथ नशे की तस्करी। देहरादून पुलिस ने किया इसका खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। 7 लाख रुपए स्मैक के साथ 4 लाख बरामद। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस। खेल मंत्री ने हॉकी मैत्री मैच में की शिरकत। जो जीते हैं वो रखे बड़ा लक्ष्य। खिलाड़ियों को रेखा आर्या ने किया सम्मानित। देहरादून में गौ तस्करी चल रही खुलेआम। दून की आजाद कॉलोनी में घटना आई सामने। मौके से सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। और हरिद्वार में डेंगू को लेकर नगर निगम अलर्ट। निगम द्वारा 60 वार्डों के लिए मंगाई गई 20 मशीनें। 10 दिनों में केवल पाए गए 3 डेंगू के मरीज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भर्ती घोटाले को लेकर। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, अब एक लेटर बम ने उत्तराखंड में हलचल मचा दी है। दरअसल चर्चाओं में रहने वाली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के लेटर बम का ये मामला है, जहां उन्होंने एक पत्र अपने विभाग को लिखा है जिसमें 4 लोगों की नियुक्ति करने की बात कही गई है, जिस पर अब जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। एक ओर तो जहां बीजेपी नेता रेखा आर्या का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि अगर रेखा आर्या की ओर से कोई पत्र नियुक्ति को लेकर जारी किया गया है तो ये गलत है, और यदि किसी की कोई समस्या का निराकरण को लेकर पत्र लिखा गया है तो ये उनका कर्तव्य है। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पत्र लिखकर 4 लोगों को नियुक्त करने की बात कही है, जिसमें साफ होता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। में भाजपा राज के दौरान हुई तमाम भर्तियों और नियुक्तियों का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है। पिटारा खुलते चला जा रहा है, परत दर परत उधड़ती चली जा रही है। और इसी क्रम में रेखा आर्या, जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और तमाम दूसरे विभाग उनके पास हैं, उनका एक सिफारिशी पत्र भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिव को पत्र लिख रही हैं पशुपालन और मत्स्य विभाग के, जिसमें 4 उत्तरकाशी के युवाओं को नौकरी देने के लिए वो सिफारिशी पत्र लिख रही हैं। अब अगर सीधे सीधे सही दरवाजे से कोई अपनी एलिजिबिलिटी पर, अपने कैलिबर पर, अपनी योग्यता पर इम्तिहान देता है और उस इम्तिहान को पास कर लेता है, तो ऐसे में मंत्रियों को सिफारिशी पत्र क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, इसके पीछे का इशारा समझने की ज़रूरत है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, जिसका परिणाम आज आपके सबके सामने एसटीएफ की जो भर्ती घपले में जो जाँच चल रही है वो आपके सामने है। और रेखा आर्या जी ने जो पत्र की जो वायरल की बात कर रहे हैं, उस पत्र में एक सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन जो भी व्यक्ति होता है, उसके सामने अगर कोई समस्या को लेकर के आते हैं, उसको लेकर के उस संदर्भ में वो पत्र गया होगा। लेकिन नियुक्ति को लेकर के अगर कोई नियुक्ति की सिफारिश कर रहे हैं तो गलत है। और लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री हो, चाहे राजनीतिक पद पे, किसी पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसका दायित्व जनता के कार्यों का समाधान करने का रहता ही है। उसी अनुरूप वो पत्र मुझे लगता है गया होगा। इधर ऑनलाइन फूड का कारोबार करने वाली जोमेटो और स्विगी में खाने की डिलीवरी को लेकर
नशे की तस्करी भी साथ साथ की जा रही थी, जिसका खुलासा देहरादून पुलिस ने किया। पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 3 ऐसे आरोपियों को धर पकड़ा जो स्विगी और जोमैटो की डिलीवरी के साथ साथ स्मैक बेचने का काम कर रहे थे। देहरादून में घर तक खाना पहुंचाने वाली स्विगी, जोमेटो और अन्य कंपनियों के कई डिलीवरी बॉय नशा भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़े इन तीनों नशे के सौदागरों ने नशे का कारोबार करके महंगे फोन, कई गाड़ियां और संपत्ति भी अर्जित की थी। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 7 लाख रुपए की स्मैक के साथ करीब 3,50,000 नगद, 1 लग्जरी मोटरसाइकिल के साथ 4 मोटरसाइकिल और एक अल्टो कार भी बरामद की है। यूनिक्स जिम क्लेमेंट टाउन में एक मोबाइल फ़ोन आईफोन चोरी हुई थी नेहा सिंगल जी का। उसको जब तहकीकात किया गया तो उसमें लगभग 40 वीडियो फुटेज का खंगाला गया। खंगालने पर जो है एक मोटरसाइकिल के टेस्ट आउट करने पर जो है 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। इन तीनों अभियुक्तों ये तीनों जो है देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं और इनसे नंबर जो चोरी का जो हमारा आईफोन था 1.5 लाख का वो बरामद हुआ है। साथ साथ 3.5 लाख का जो है इनके पास कैश बरामद हुआ है जो इन्होंने स्मैक बेच करके इन्होंने खरीदा उनके पास से अर्जित हुआ है। दरअसल शिकायतें मिली थी कि नशा तस्कर इन कंपनियों के कई डिलीवरी बॉय के जरिए खास तौर से छात्रों तक चरस, स्मैक, गांजा और शराब जैसा नशा भी पहुंचा रहे हैं। 25 लाख का एक प्रॉपर्टी का एक ज़मीन का भी कागजात मिला है जो कि उन्होंने स्मैक बेच करके खरीद करके जो है अर्जित किया गया एक प्रॉपर्टी का कागज़ मिला है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। साथ साथ एक अल्टो कार यूपी नंबर का है वो बरामद हुआ है। 4 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जिसमें तीनों लड़के सौरव कुमार, नीरज कुमार और विशाल कुमार ये देवबंद के रहने वाले, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये स्विगी और जोमैटो में काम करते थे पार्ट टाइम। पुलिस को शक ना हो, पुलिस के गिरफ्त में ना आ सके, उसके आधार पर जो है वो पार्ट टाइम काम वहाँ भी करते थे और साथ साथ ये स्मैक भी बेचते थे। इनसे 70 ग्राम का स्मैक भी बरामद हुआ है जिसकी कीमत है लगभग 7 लाख रुपया आंकी गई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और ये पहला मर्तबा मेरे ख्याल से पहला इस तरह का एक मोडस ऑपरेंडी होगा कि स्विगी और जोमैटो के मतलब वो जो सेल्समैन के रूप में काम करते हुए उसके आड़ में जो है इन्होंने जो है ये काम किया। इसको हम फर्दर एग्जामिन कर रहे हैं अभी और जैसे उनको अरेस्ट करने के बाद जो तथ्य मिले हैं वो विवेचना का प्रश्न है, उसको हम और डेवलप कर रहे हैं और हो सकता है कि और उसमें लिंक मिल करके उसमें और चीज़ें हमको प्रकाश में आए। इसके अलावा पुलिस को इन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के नाम 25 लाख रुपए की संपत्ति का भी पता लगा है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। देहरादून, उत्तराखंड। इधर देहरादून में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर आज खेल मंत्री रेखा आर्या ने रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रदर्शनी हॉकी मैच का शुभारंभ किया। मैच के शुभारंभ से पूर्व मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों से उनका हालचाल जाना और खेले गए हॉकी मैच में स्पोर्ट्स स्टेडियम हरिद्वार और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि दोनों ही टीमों ने खेल भावना का परिचय देते हुए ये खेल खेला है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में स्पोर्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए साथ ही कहा कि हमारी सरकार खेल को लेकर काफी गंभीर है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हम स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। इस योजना से निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को खेल में आ रही दिक्कतों को दूर करने में सहायता मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे स्कूल, ब्लॉक और जिले से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य और देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर सभी टीमों के खिलाड़ियों और कोच को खेल मंत्री ने सम्मानित किया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज प्रदर्शनी हॉकी मैच खेली गई और इस हॉकी मैच में आने का अवसर मिला और निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी मैच में हरिद्वार वर्सेस महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के हमारे बच्चे थे। बहुत अच्छा आज प्रदर्शनी मैच रहा और निश्चित रूप से इसमें चूँकि जिले स्तर की भी टीम यहाँ पर आई हुई थी, सबने अपने प्रतिभाओं को दिखाने का भी काम किया, प्रतिभाओं में पार्टिसिपेट करने का भी काम किया और आज बहुत सारे लोग, बालिकाएं भी और बालक भी पुरस्कृत हुए हैं
मैं मानती हूँ कि इस प्रकार की प्रदर्शनी मैच हो या कंपटीशन के मैच हो होते रहने चाहिए, जिससे हमारे खेलने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनको अवसर प्राप्त होते रहे और समय दे समय उनको जो है उनके कोचेस के माध्यम से उनके हुनर को जो है वो निखार मिलते रहे। देवभूमि के नाम से पहचान बनाए हुए प्रदेश उत्तराखंड में धीरे धीरे जिहादियों की जनसंख्या में वृद्धि एक चिंताजनक विषय बना हुआ है, क्योंकि जहां जहां इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहां वहां हिंदू घटना शुरू हो जाता है, फिर उस इलाके में शुरू होता है इनका काला कारोबार। ताजा मामला देहरादून की आजाद कॉलोनी से सामने आया है, जहां खुलेआम गौ तस्करी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस बस्ती में जाने से पुलिस भी कतराती है। ये तब पता चला जब गौ तस्कर की जानकारी पुलिस को दी गई और उसके बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे तो यही सवाल खड़ा होता है कि या तो पुलिस की मिली भगत से ये काला खेल चल रहा है, या फिर पुलिस को डर है कि अगर वो वहां जाएंगे, इस इलाके में जाएंगे, तो शायद इन जिहादियों के चंगुल से बचकर वापस नहीं आ पाएंगे। पैसे ले लिए होंगे इन्होंने, और मैं इस चीज़ से खिलाफ हूँ। और ये प्रेम बत्ता का भट्टा है जिसका नाम कक्कू है। कक्कू का यहाँ पूरा ये नेटवर्क है, सब ये पूरी मार्केट उन्होंने नेटवर्क ये सब मुसलमानों को दे रखा है, पूरी मार्केट मुसलमानों को दे रखी है उन्होंने। और ये गाय तस्करी आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रही, ये आप भी देखते होंगे, बहुत पहले से चलती आ रही है गाय तस्करी, ठीक है। और आपके सामने है, ये आज नहीं है, यहाँ से तो बच्चे वाली जा रही, वहाँ से दूसरी आ रही बगैर दूध वाली, वो बाहर जा रही कटने के लिए। तो ये लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का, ये हिंदू का है, ये प्रेम बत्ता है यहाँ के, और कक्कू नाम है इनका। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, गौ तस्करी का मामला आज फिर एक बार पटेल नगर क्षेत्र में सामने आया? देखिए, पटेल नगर पूरा क्षेत्र इतना संदिग्ध हो चुका है, और मैं अभी ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है वहाँ वहाँ हिंदू मान बिंदु को खतरा लगातार बढ़ता रहता है। और आप देखिएगा, मेहू वाला, छोटा भारू वाला, बड़ा भारू वाला और आजाद कॉलोनी लगातार निर्ममता के साथ सड़कों से गोवंश उठाए जा रहे हैं और उनको काटा जा रहा है, और उसके बाद उनकी पैकिंग कर करके 200 और 100 रुपए की थैली बनाकर मुस्लिम समुदाय के घर घर पहुँचाया जा रहा है। पुलिस को सब पता है, लेकिन आईएसबीटी चौकी की इतनी निष्क्रियता है कि वहाँ पर इस प्रकार से छापे नहीं मारती। लगातार जब भी वहाँ छापे पड़े, स्पेशल स्काउट द्वारा छापे पड़े, और बहुत मात्रा में गोवंश का मांस वहाँ से बरामद हुआ। पिछली बार 5 कुंटल बरामद हुआ, और उससे पहले भी। और सबसे बड़ा संदिग्ध विषय कहाँ है कि पुलिस क्यों मिली भगत उसमें नजर आती है कि पूर्व में भी जब भी इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, उसके बाद विवेचना कमजोर पड़ी और गौ हत्या करने वाला आरोपी बाहर निकल गया। तो पुलिस से उनकी सेटिंग विवेचना तक भी है, और विवेचना में पुलिस उनको कमजोर करती है, और हल्के फुल्के बाद में उनके पास धाराएं लग के वो लोगों की बेल हो जाती है। तो क्यों इस प्रदेश में हिंदू मान बिंदु को कुचला जा रहा है? क्यों गौ तस्कर, गौ हत्या करने वालों के पैरों पर गोली नहीं मारी जा रही? भाई साहब कैसे रोकी जाएगी गौ तस्करी देवभूमि से? देखिए, प्रशासन से यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि जिस प्रकार से हम लोग गौ माता को पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी धाराएं बना करके उनको तस्करों को छोड़ दिया जाता है, फिर वो दोबारा से पुनः वैसी हरकत करते हैं। ये जितने भी हरे टिड्डे टोपीधारी जो लोग हैं, इनकी आप बस्ती में जाके देखेंगे, आपको एक गायें कटती हुई नजर आएंगी, उनका खून आपको निकलता हुआ नजर आएगा। स्पष्ट नजर आता है कि वो हमारी गौ माता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बंधे होते हैं और हम उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि पुलिस हमारी सुनती नहीं है, पुलिस हमारी देखती नहीं है, इनको हफ्ता पहुंचता है, ये हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। और हम किसी भी तरह से अगर गौ तस्करों पकड़ कर पुलिस के हवाले करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी धारा लगा करके इतनी कर देते हैं और उनको बेइज्जत बाइज्जत बरी कर देते हैं। मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, पूरे हिंदू समाज से, हम हिंदू समाज के लोगों को क्या तो मिलता है, मैं आपसे ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, हमें क्या मिलता है? ये जितने लोग आज गाय की रक्षा के लिए खड़े हैं, मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और सरकार से एक अपील करता हूँ, जो भी गौ तस्कर हम हिंदू संगठनों के हाथ लगे, उस पर कार्रवाई करने के आदेश हमें दे दे। बस हम उस पर अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, जिस तरह की कार्रवाई हम चाहते हैं उस तरह की कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे कार्यकर्ता द्वारा या हमारे पदाधिकारी द्वारा गलत कार्रवाई की जाती है तो हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए, अन्यथा गौ तस्कर को अब हम पकड़ेंगे नहीं, अब उसको वहीं पे जवाब देंगे जो वो गाय के साथ करता है। मैं पूरी हिंदू समाज की तरफ से बात बोलना चाहता हूँ, वही कार्य हम उसके साथ करने जाएंगे। अब
इधर हरिद्वार में बढ़ते डेंगू के मरीजों को देखते हुए नगर निगम अलर्ट हो गया है। नगर निगम द्वारा 60 वार्डों के लिए 20 मशीनें मंगाई गई हैं, जिससे शहर में इन मशीनों से दवाइयों का छिड़काव किया जा सके। इससे डेंगू का मच्छर पनप नहीं पाएगा। नगर निगम द्वारा शहरवासियों से भी आग्रह किया जा रहा है कि घर में कहीं पर भी पानी एकत्र न होने दें, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का कहना है कि मानसून के बाद डेंगू के केसेस में काफी वृद्धि हो जाती है और 10 दिनों में केवल 3 डेंगू के मरीज हरिद्वार में पाए गए हैं। इससे पहले नगर निगम द्वारा शहर में दवाई छिड़कने का कार्य किया जा रहा था, पर मशीन न होने के कारण पूरे शहर को कवर करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि ड्यूरिंग मानसून और मानसून के तुरंत बाद डेंगू के केसेस काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं और आपने देखा था कि पिछले 10 दिनों में करीबन 3 केसेस हमारे यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। तो उसी के तहत पूर्व में भी हम लोग करीबन 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मशीन्स न होने के कारण हम लोग सारे एरिया को नहीं कवर कर पा रहे थे। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि मशीनें की जाएंगी। तो हम लोगों ने उसका टेंडर करने के पश्चात आज हमें मशीनें डिलीवर हुई हैं। तो इसको सभी वार्ड, हमारे 60 जो वार्ड्स हैं उनके सभी क्षेत्रों में हम लोग डिप्लॉय करेंगे और इसमें जो इसको ऑपरेट करेंगे उसको भी हम लोग ट्रेनिंग करवा दी गई है। सर लगभग कितनी मशीनें मंगाई गई? 20 हमने एंटी लार्वा मशीन और 20 फोकस में है। डेंगू का प्रकोप इस समय फैलता है इस मौसम में, तो नगर निगम के द्वारा हमारी मांग थी काफ़ी दिन से और अब नई मशीनें मंगाई गई हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी की हैं। फॉगिंग मशीन भी है और स्प्रे मशीन भी है और जिस हिसाब से मैंने सामने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उम्मीद है कि शहर में इस बार डेंगू का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इधर जिला विधिक प्राधिकरण के तहत राजधानी देहरादून में आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। कंपाउंडिंग प्रकृति के तमाम मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण इसके आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हर्ष यादव ने बताया कि इससे पहले 13 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई थी, जिसमें 1943 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाता है और लोक अदालत में जो लोग आपस में बातचीत के आधार पर समझौता करना चाहते हैं उनके लिए समय नियत किया जाता है और उनको बुलाया जाता है। कंपाउंडिंग प्रकृति के जो फौजदारी या अन्य मामले हैं उन सभी का आपसी सहमति और आपसी सामंजस्य के साथ निस्तारण किया जाता है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग ऐसे मामलों का निस्तारण करवाएं ताकि भविष्य में उनके समय और पैसे की बचत हो सके। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेशनल लोक अदालत में जो भी मामले हमारे नियत किए जाएंगे वो अगर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निस्तारित होते हैं तो उन मामलों की कोई अपील नहीं होती है, जिससे जनता का काफ़ी समय और धन की बचत होती है। दूसरा, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा पहला प्रोग्राम ये था कि जो हमारे लॉ कॉलेजेस जितने जनपद देहरादून में कार्यरत संस्थित हैं उन सभी से हम उनके स्टूडेंट्स को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रत्येक लॉ कॉलेज से हम 10-15 स्टूडेंट को मंगाएंगे और उनको जो लोक अदालत के वर्किंग की तरीके हैं उनको किस तरीके से कार्य करती है ये बताएंगे। और इधर IIT रुड़की के उन्नत भारत अभियान के तहत पशुओं में लंपी संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया गया। साथ ही पशुपालकों को पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। दरअसल बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव मीरपुर को IIT रुड़की की ओर से गोद लिया गया है। गांव के विकास के लिए IIT की ओर से गांव में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी क्रम में पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए IIT रुड़की और पशुपालन विभाग के संयुक्त अभियान में मीरपुर में करीब 170 पशुओं का टीकाकरण किया गया। अन्य बीमारियों से ग्रस्त करीब 100 पशुओं की भी जाँच की गई और इसके बाद उनको दवाइयाँ भी वितरित की गई। बहादुराबाद ब्लॉक में लंपी बीमारी से अब तक 50 पशु की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सक बीमारी की रोकथाम के लिए पशुओं को साफ सुथरा रखने, मच्छर मक्खी से बचाने और पशु को स्वस्थ पशुओं से बीमार पशुओं को अलग रखने की निरंतर सलाह दे रहे हैं। लंपी बीमारी जो एक विषाणु जनित यानी वायरस का रोग है, जो कि मुख्यतः कैप्रीपॉक्स वायरस जो है उससे ये पशुओं के ऊपर ही अटैक करता है वायरस, जिसके कारण पशु के अंदर तेज बुखार आता है और शरीर पे गांठें पड़ जाती हैं।
पशु चारा बंद कर देता है, खाना कम कर देता है, जिससे कि दूध देने की क्षमता भी, जब पशु चारा नहीं खाता तो दूध भी कम ही देगा। दूसरी चीज़, पशुपालन विभाग द्वारा इसके ऊपर रोज़ जो है कैंप लगाए जा रहे हैं, हर जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर हम अब तक 100 से भी ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और डॉक्टर लोग अपनी अपनी जगह पे भी कैंप लगा रहे हैं। और इसका जो रोकथाम के लिए टीकाकरण ही इसका एक वो मेन उपाय है। तो जो स्वस्थ पशु हैं उनके लिए टीकाकरण कराया जा रहा है, जो कि अब तक हमारा लगभग 20,500 के करीब टीकाकरण करा चुके हैं और अभी लगातार नियंत्रण प्रोग्राम जारी है। ये बीमारी चूँकि वेक्टर बॉर्न है, वेक्टर बोलते हैं हम, जैसे चिचड़ी हो गई, मक्खी हो गई, जो बड़ी मक्खी होती है जो काटती खून में निकाल देती है पशु के अंदर, और मच्छर, तो ये इन वेक्टर के थ्रू फैलती है और इसकी वजह से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इधर ऋषिकेश शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर बीते 8 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन मुख्य नगर आयुक्त के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। मुख्य नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल ने धरना प्रदर्शन कर रहे पार्षद अजीत सिंह गोल्डी को जूस पिलाया और प्रदर्शनकारियों को लिखित आदेश पढ़ाते हुए धरना स्थल से उठने की अपील की। वहीं प्रदर्शनकारी अजीत सिंह गोल्डी ने बताया कि 8 दिनों के अंदर समस्या के निस्तारण को लेकर समय दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि निस्तारण कर दिया जाएगा। यदि आश्वासन पर नगर निगम प्रशासन खरा नहीं उतरा तो वो नगर निगम कार्यालय के बाहर बैठकर आमरण अनशन करेंगे। देखिए, जो हमारे सम्मानित पार्षदगण और क्षेत्रीय जनता यहाँ पर लेगेसी कूड़े को लेके धरने पे बैठी हुई थी। आज उसका 8वां दिन है। मैंने आप लोगों से बात करी, आपकी बात सुनी और साथ में शासन स्तर पर भी और जो एजेंसी इससे लेगेसी कूड़े के काम का निस्तारण कर रही है उनको भी बुलाया था, उनसे वार्ता की थी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग 8 तारीख के लगभग जो है सेकेंड वीक में इस काम को लेगेसी वेस्ट को निस्तारण का प्रोसेसिंग प्लांट इनका चालू हो जाएगा और इस बीच ये अपने उपकरण, मशीनें इत्यादि जो भी व्यवस्था होती है, मैन पावर, बिजली का कनेक्शन, सब कुछ, वो सारी व्यवस्था ये लोग सुचारू कर लेंगे ताकि 8 तारीख से काम ये चालू हो जाए और इसको फुल स्पीड पे रन किया जाए। हमें नगर आयुक्त ने लिखित दिया है कि ये 8 तारीख से प्लांट चालू कर देंगे। प्लांट इन्होंने आज से स्टार्ट कर दिया है। जो इनका, क्योंकि आज का बिल जमा होना है बिजली का, 8 तारीख से प्लांट चालू हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि 10 तारीख को जो उनकी L1 की एक जिस कंपनी को उन्होंने वहाँ लाल पानी बीट कर दिया है, वो 6 महीने के अंदर, मतलब यहाँ 6 महीने के बाद यहाँ कूड़ा नहीं गिरेगा। और ये इन्होंने आज हमें लिखित में आश्वासन दिया है। और इनको मैंने ये भी कहा है कि अगर 8 तारीख से मशीन नहीं चली तो मैं 15 तारीख से अमरण अनशन पे नगर निगम कार्यालय के बाहर। और आइए बात कर लेते हैं जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा की। खटीमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2.45 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। खटीमा पुलिस द्वारा नशे पर रोकथाम और अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में खटीमा बाजार चौकी प्रभारी होशियार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान साहिल हुसैन के पास से 2.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। साथ ही आरोपी के पास से 2,050 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। वहीं गिरफ्तार आरोपी साहिल हुसैन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नशे के विरुद्ध स्थानीय पुलिस का अभियान लगातार जारी है, चाहे स्मैक हो, चाहे अवैध शराब हो या अन्य जो भी नशे के उसमें पुलिस नियमित रूप से अपने सूचना तंत्र को विकसित करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में इसी क्रम में SI होशियार सिंह और उनकी टीम द्वारा इस्लामनगर से आज साहिल हुसैन नामक व्यक्ति को 2.4। इधर रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में पंजाब पुलिस के नशे के इंजेक्शन की तस्करी करने वाले युवक के पास से 350 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख बताई गई है। दरअसल पंजाब पुलिस ने सलेमपुर गांव में छापेमारी की, जहां पर किराए के मकान में रह रहे नशे की तस्करी करने वाले एक युवक को नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के ASI गुलजार सिंह ने बताया कि पंजाब चुनाव में कुछ युवक पंजाब में नशे के इंजेक्शन बेचने का काम कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने बताया कि वो नशे के इंजेक्शन उत्तराखंड हरिद्वार जिले के रुड़की में रहने वाले एक युवक से लाए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विवेक कुमार पटना का रहने वाला बताया, जिसे पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।
3 आदमी पकड़े थे हमने, जिसमें 200 इंजेक्शन पकड़ा था उनके पास से पंजाब में, और थाना मंडी गोविंदगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का थाना है, वहाँ हमने केस रजिस्टर किया था। ये वो इंजेक्शन जो रुड़की में से लेकर गए थे, और रुड़की में हमने एक विवेक नाम का आदमी है उसको पकड़ा है आज, जिसने उनको पहले इंजेक्शन सप्लाई किए थे, और वो इंजेक्शन अब इनसे दोबारा फिर 350 इंजेक्शन इसके घर में से भी पकड़ा गया। इधर उत्तरकाशी के डूंडा में जनशक्ति बैंक म्यूचुअल फंड के द्वारा दुकानदारों को लूटने का आरोप लगा है। वहीं दुकानदारों ने डूंडा पुलिस चौकी में हंगामा किया। कहा कि कई व्यापारी जनशक्ति बैंक में पैसे जमा कर चुके थे जो आज नहीं मिल पा रहे हैं, और लोगों में भयंकर आक्रोश है। दरअसल व्यापारियों ने पुलिस से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे। समस्या ऐसी है कि जो एक बैंक है, जो जनशक्ति बैंक है, जो यहाँ पर कई लाखों लोगों के पैसे जमा किए थे जो आज नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और काफ़ी तालाबंदी भी कर दी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। सीजन का टाइम है, इसलिए आप चौकी घेराव, इसलिए हम चौकी में इनका घेराव किया और पुलिस के सपोर्ट ला के। इधर उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि भर्ती के नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री और राज्य मंत्री अजय भट्ट से जांच का अनुरोध किया है। महाराज ने कहा कि भर्ती के मानकों में व्याप्त विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के युवा सफल नहीं हो पा रहे। भर्ती में दौड़ का समय कम है और जवानों की लंबाई को अधिक करने से राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं की औसतन लंबाई कम होती है, उन्हें भर्ती के दौरान लंबाई में छूट दी जाती है। सीने में छूट का प्रावधान होने के बावजूद भी रियायत नहीं दी जा रही है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने लंबाई में ये छूट दिलाई थी। अग्नि की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह है और इसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने केवल ये मुद्दा उठाया कि जो हमें रिलैक्सेशन मिलता था हाइट में और चेस्ट में मिलता था, और पुलिस की भर्ती में भी हमें चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन मिलता था, वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने रक्षा राज्य मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराया। दूरभाष से भी मैंने अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा इसका हम परीक्षण करा रहे हैं, जाँच करा रहे हैं। अब मुझे लगता है इसमें सुधार हुआ होगा निश्चित रूप में उसके बाद, और आगे भी सुधार होगा, ऐसी मेरी कामना है। इसमें अभी चलती रहेगी, अभी भर्ती चलती रहेगी। रेगुलर भर्ती, ये प्रारंभ हुआ है भर्ती का और थोड़ा एंटिसिपेशन ज़्यादा हुआ है, काफ़ी लोग आए हैं, पर ये भर्ती चलती रहेगी। और जो अभी भर्ती नहीं हो पाए आगे उनको मौका मिलेगा, तो ये रेगुलर भर्ती चलती रहेंगी। और निश्चित रूप में इसमें जो रिलैक्सेशन हमने मांग की है तो मंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं। नहीं, मेरा पीआरओ नहीं है, मेरे पीआरओ तो यह है, जो मेरा पीआरओ है वो मेरे पीआरओ तो कृष्ण मोहन जी हैं, ये मेरे पीआरओ हैं। वो मेरा पीआरओ भी नहीं है, वो सचिवालय से हमने लिया था, मांगा था, नियुक्ति भी हमने नहीं की है उसकी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।